जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 10 में हम कल जो पाठ पढ़ा था एक अद्भुत अपूर्व सपना, उसके आज अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर में पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? काशी में। यह आपके पहले प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न है कि पर्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्यक शब्द का अर्थ होता है परम। ये आपके दोनों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर होंगे, पहला काशी में और दूसरा परम। तीसरा प्रश्न आपके लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? पहला विचार क्या है लेखक के मन में? पहला विचार आएगा कि शरीर नाशवान है, मृत्यु के बाद नाम को अमर करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। परंतु लेटे लेटे लेखक के मन में सर्वप्रथम ये विचार आया कि ये शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल मिटेगा, तो कोई नाम लेने वाला शेष नहीं बचेगा। तो नाम को अमर करने के लिए या नाम लेने लोग, इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ये पहले विचार आया था। दूसरा, उद्दंड पंडित कहाँ से बुलाए गए थे? अगला था उद्दंड पंडित हिमालय की गुफाओं से। तो आप उत्तर लिखोगे उद्दंड पंडित हिमालय की गुफाओं से, कंदरों से बुलाए गए थे। सारे मानव जितने भी थे हिमालय की गुफाओं से खोज खोज करके लाया गया था। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था भाई? उनका लुप्त लोचन ज्योतिबाचरण। क्या नाम था? लुप्त लोचन ज्योतिबाचरण, ज्योतिषशास्त्री का नाम था। अगला प्रश्न है आपके, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? क्यों त्याग दिया भाई? लेखक ने सोचा कि अभी समाज में अंग्रेजी सत्ता व्याप्त है, लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है और अंग्रेजी शिक्षा पढ़ करके, विलायती शिक्षा पढ़ करके लोग धर्म से दूर हो जाएंगे। तो हो सकता है कि कालांतर में अर्थात आने वाले समय में कोई लोग मंदिर जाए नहीं और मंदिर सहने सहने धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यह सोच करके उन्होंने मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया था? फिर उसके दूसरा विचार आया था कि मंदिर छोड़ करके कि पुस्तक लिखी जाए। तब मन में क्या है कि पुस्तक के भी कौन सी स्थायी है, कल को पुस्तक में दीमक लग गई तो पुस्तक को पूरी कोई चट कर जाएगी, तो कुछ वर्षों बाद किताबें शेष नहीं रहेगी, इसके पन्ने फट जाएंगे, ये धूमिल हो जाएगी, इसे उदाई लग जाएगी। कुल मिलाकर के ये पुस्तकें भी हमारी भांति नाशवान है, आज नहीं तो कल इनका भी नाश होना निश्चित है। यह सोच करके वो सहम गया था कि फिर क्या किया जाए। मंदिर के लिए ये विचार आया तो उसके साथ भी नकारात्मकता जुड़ी थी, पुस्तक का विचार आया तो इस प्रकार की नकारात्मकता जुड़ी थी। तो इन सब के कारण ही वो सहसा सहम गया था। पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? अगला प्रश्न है कि पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? प्राणांतक प्रसाद नाम से
मालूम चल जाता है उनकी क्या विशेषता है। उनकी यह विशेषता है कि रोगी जब अपने रोग से पीड़ित होकर उनके पास औषधि अथवा दवा लेने के लिए आता था तो एक बार दवा लेने के बाद उसे पुनः उस वैद्य के पास नहीं आना पड़ता, वह बीमारी उसे फिर कभी नहीं सताती, क्योंकि दवाई की एक डोज से ही, दवाई की एक खुराक से ही वह स्वर्गवासी हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। इसलिए उसे दूसरी बार आने की आवश्यकता वैद्य के पास नहीं पड़ती थी। ये उस वैद्य की विशेषता थी कि रोगी एक बार ही उनके पास आता था, दूसरी बार कभी भी लौट कर नहीं आया था। अब निबंधात्मक प्रश्न में सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से उपस्थित किया है। तो देखिए, हम जब पूरा पाठ अध्ययन करते हैं तो कुछ चीजें उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को भी बताती रहती है। पाठ की कहानी अपनी ओर चलती रहती है, लेकिन कहानी पढ़ते समय उस समय का वातावरण कैसा था इस बात की भी जानकारी मिलती है। तो सर्वप्रथम बात जो उभर कर आती है, बिंदु वाली बात को बताना, वो है अंधविश्वास। पहली जो चीज थी वो थी समाज में अंधविश्वास व्याप्त था। इसलिए लोग ये सोचते थे शरीर नासान है, मिट जाएगा, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है, कुछ न कुछ नेक के काम किए जाए, कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि मरने के बाद भी नाम अमर रहे, चलता रहे। तो ये धार्मिक अंधविश्वासता का प्रतीक है, ठीक है नहीं। ये सारी चीजें अंधविश्वास को इंगित करती है। दूसरा इसी का है कि लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चंदा एकत्रित करते थे, चंदा मांगना। अब चंदा मांगना, चंदा वो भी किसके लिए? कोई हितकार के लिए नहीं, कोई उपकार के लिए नहीं, बल्कि अपना नाम अमर करने के लिए, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोगों से चंदा एकत्रित करना, ये भी बताता। तीसरी विशेषता थी अंग्रेजी शासन। उस समय अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन के चलते अंग्रेजी शासन के चलते लोगों को शिक्षा भी पूर्व में बताया कि अंग्रेजी दी जा रही थी। और लेखक ने मंदिर बनाने का विचार त्याग किस लिए किया था कि विलायती शिक्षा उन्हें अपने धर्म से दूर लेके जा रही थी, उन्हें अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर लेते जा रही थी। उसके बाद व्यंग रचना भी, व्यंग आप पूरा देखोगे कि अध्यापकों का परिचय जो बताया गया है वो व्यंग हास्य व्यंग के अनुरूप है। प्राणानंद प्रसाद है, चाहे ज्योतिबाचार्य है, ये सारा का अध्यापकों का जो परिचय है वह आपको हास्य और व्यंग का स्पष्ट संकेत मिलता है। तो ये पॉइंट है और इन पॉइंटों के अनुरूप आपको डिटेल लिखनी है। अगला और अंतिम प्रश्न है भारतेंदु की शैली पर प्रकाश डालिए। अब भारतेंदु जी की लेखन शैली, सबसे पहले जो इनकी विशेषता है वर्णात्मक। वर्णात्मक शैली है, ठीक है। दूसरा हास्य व्यंग, कैसी शैली जिसे पढ़ने में आनंद आता हो, हास्य व्यंग की शैली। तीसरी छोटे वाक्य, लंबे लंबे वाक्य नहीं, अभी तो छोटे छोटे वाक्यों का उन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। इसके साथ ही उपदेशात्मक है, कुछ न कुछ उपदेश देती हुई भी बनती होती है। ये उनके लेखन शैली की चार विशेषताएं। एक तो वर्णात्मक शैली है,
दूसरा हास्य रंग का सहारा लिया जाता है, तीसरा छोटे छोटे वाक्य लिए जाते हैं, उपदेशात्मक है, कुछ न कुछ सीख देते हैं। अगर अन्य कोई विशेषता आप लिखनी चाहो तो इसमें उर्दू शब्दों का भी समावेश है, हिंदी के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी समावेश है। ये इनके भाषा की विशेषता है। मुहावरों का प्रयोग किया गया, ठीक है, ये भी विशेषता हो सकती। तो बहुत सारी ये तो प्रमुख जो अपन है वो चार बताइए। तो ये पाठ आपके यहाँ पर समाप्त होता है प्रश्न उत्तर से। अब आपको ये प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं और मुझे उसकी फोटो आपको सेंड करनी है। एक विशेष सूचना है, आपने अभी पिछले दिनों 2 दिन पूर्व के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस बार नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर क्लासेज आपकी नहीं हुई है तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होगी। लेकिन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो 20% मार्क्स स्कूल से जाते हैं, इंटरनल मार्क्स जिसे अपन कहते हैं, आंतरिक मूल्यांकन, वे आंतरिक मूल्यांकन का आधार आपका ये होमवर्क होगा। जब आप होमवर्क पूर्ण करके अंत में कॉपियां विद्यालय में जब जमा कराएंगे तो उसी आधार पर आपको 20% अंक दिए जाएंगे। इसलिए अपनी इन कॉपियों को संभाल कर रखना, साफ सुथरी नीट और क्लीन रखना, उसमें बराबर होमवर्क करना पूरा का पूरा, क्योंकि यही आपके उन 20% अंकों का आधार होगा। 2 दिन पूर्व के अखबार में, आप सभी अखबारों में की मुख्य रूप से सूचना किसी में भी आप पढ़ सकते हैं कि मूल जो आपकी होगी ये होमवर्क होगी, और नहीं होगा तो ये सूचना की मैं कटिंग भी आपको इसमें ग्रुप में सेंड करूंगा। तो कृपया करके अपना होमवर्क कंप्लीट रखें, और जितना स्वच्छ और साफ होमवर्क आप कंप्लीट करके कॉपियां जमा कराओगे, नंबर आपके हर विषय, केवल हिंदी में नहीं, हर विषय का 20% का आधार ही होगा। तो अपनी कॉपियां है वो काम पूरा रखें और समय पर उसकी फोटो बराबर में प्रेषित करते रहे, भेजते रहे। आज के लिए इतना ही, कल नया पाठ हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।